हर कंज्यूमर के पास होते हैं लिमिटेड पैसे और उन लिमिटेड पैसों से उसे अपनी जरूरत की बहुत सी चीजें खरीदनी होती हैं। इस रियल लाइफ सिचुएशन को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कंज्यूमर बजट। आज हम समझेंगे कि बजट लाइन क्या होती है और कंज्यूमर कैसे अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करता है। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12 की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ, जिसका कि चैप्टर 2 हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर 2 का जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है उपभोक्ता का बजट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता का बजट। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो उपभोक्ता का बजट क्या होता है, पहले तो हम ये जानते हैं कि बजट क्या है। अच्छा, बजट नाम से ही आपको पता होगा, काफी बार आपने सुना भी होगा कि बजट क्या होता है। आपने अपने घर में भी सुना होगा, अपने मम्मी पापा से भी सुना होगा कि बजट क्या है। जैसे आपके यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होता है, कोई सामान लाना होता है, जो मंथली आपकी सब सैलरी आती है पापा की, तो एक बजट बनाया जाता है कि हमें यहाँ पे इतना खर्च करना है, यहाँ पे इतना खर्च करना है, इतना बचाना है, इस चीज पे इतना खर्च करना है। तो वो एक बजट तैयार करते हैं, जिससे कि जो है बैलेंस बना रहता है। उस सैलरी में हमें किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी, कौन सी चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है, किसे हमें खरीदना है, किसे हमें बाद में खरीदना है, कितने पैसे बचा के, तो एक पूरा बजट बनाया जाता है। तो ये आप एकदम सरल सी भाषा में पहले अपने घर से रिलेट करेंगे तो आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में और अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखें, परिभाषा जो है, उपभोक्ता का बजट वह सीमित साधन है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं की अधिकतम मात्रा खरीद सकता है। अब आपको भी पता ही है कि भाई आपके पापा की सैलरी एक फिक्स्ड है कि मंथली इतनी सैलरी आनी है ना। उसी सैलरी में हमें बहुत से काम करने हैं, तो हम किस प्रकार से एक बजट अपना तैयार करें कि हम उतनी ही आय में, उतनी ही सैलरी में हम अपना पूरे महीने भर का खर्चा कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो एक ये बजट तैयार होता है ना। तो ये तो अपने घर का हो गया कैसे। तो हर उपभोक्ता की बात हो रही है, उपभोक्ता भी हम में है, आप हैं। जैसे मैंने कई बार बोला कि हम सभी उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम सभी वस्तुओं और सेवाओं का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो बजट है वह सीमित साधन है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की कीमत, उसकी आय और वस्तु की कीमत, ठीक है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि उसकी आय की बात हो रही, इनकम जो उसकी हो रही है, और वस्तु की जो प्राइस है उसको ध्यान में रखते हुए वस्तु की अधिकतम मात्रा खरीदता है। भाई उसकी आय कितनी है और वस्तु की कीमत कितनी है, मेन तो चीज यही है ना। भाई आप भी घर पे कैसे देखते हैं, आपके मम्मी पापा कैसे देखते हैं कि भाई हमारे पास पैसे कितने हैं और वो वस्तु हम खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, हमारे बजट में है कि नहीं है। अगर हमारे बजट में तो हम खरीदेंगे, नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे जो आशय है उसी चीज से है। अगर हम सरल भाषा में समझ रहे हैं तो मतलब कि आय और वस्तु की कीमत, भाई हमारी आय कितनी है, वस्तु की कीमत कितनी, इसको ध्यान में रखते हुए हम अधिकतम मात्रा खरीदते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं कि हमारी आय और वस्तु की जो कीमत है। मुख्य तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर बजट। ठीक है, तो हम मुख्य तत्व देखते हैं। उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये उपभोक्ता के पास उपलब्ध कुल राशि है, टोटल जो पैसे हैं उसके पास, जिसे वह वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि भाई आपके पापा के पास कितने पैसे हैं और वो जो कुल राशि है, जितनी सैलरी आई है उनकी, उसमें से उनको वस्तुएं और सेवाओं पर खर्च करना है ना। सेवाओं पे आपको पढ़ाना है, आपको ट्यूशन भेजना है, स्कूल भेजना है, वो सेवाएं हो गई। वस्तुएं जो आपके खाने पीने से संबंधित, अपने बुक्स, कॉपी जो भी है, जितनी भी वस्तुएं हैं वो, तो वस्तुओं और सेवाओं खरीदने के लिए वो खर्च करता है उन पैसों को। ठीक है, तो बजट का यही अर्थ है कि भाई बजट, आपके पास पैसे कितने आए, आपको कैसे उस पैसे को मैनेज करना है, कहाँ कैसे खर्च करना है, किस प्रकार से आप अपना बजट तैयार करेंगे कि उस पैसे में ही, उस लिमिटेड पैसे में ही, क्योंकि पैसे हमारे पास कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, फिक्स होते हैं कि भाई 35,000 ही आनी है, उसी में से हमको अपना पूरा खर्चा करना है। तो हमको कौन सी वस्तु अभी आवश्यक है, ज्यादा जरूरी है, उसको हम कैसे खरीदेंगे, किस वस्तु की भाई कीमत बहुत ज्यादा और हमारी जरूरत की भी नहीं इतना, तो उसको हम अवॉइड करेंगे, भी नहीं खरीदेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा बजट तैयार होता है और हम वस्तुओं और सेवाओं पर ही अपने पैसे को खर्च करते हैं। ठीक है, वस्तुओं की कीमतें, प्राइसेस ऑफ गुड्स। अब दो वस्तुओं की कीमतें दी जाती हैं। ठीक है, जैसे एक्स हो गया और वाई हो गया, दो वस्तुओं की कीमतें दी गई, एक्स और वाई। कीमतें प्रायः पी एक्स और पी वाई भी हो सकती हैं। बजट रेखा, बजट लाइन जो हमने अभी बात की, एक रेखा होती है जो उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी पूरी आय खर्च करके खरीद सकता है। ठीक है, अब बजट रेखा भी वो होती है कि जिसके अंदर ही रहकर वो अपना जो भी खर्च करता है वो करे। भाई मतलब जितना उसके पास है पैसा, उसी के अंदर उसको खर्च करने हैं।
ठीक है, एक उसकी बजट लाइन है, उन उपभोक्ता अपनी पूरी आय को खर्च करके उसको खरीदता है। बजट समीकरण जो बनता है उसको हम देखते हैं, पी एक्स, एक्स प्लस पी वाई और वाई बराबर एम, ठीक है, वाई बराबर एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जहां पे पी एक्स वस्तु की एक्स कीमत हो गई, एक्स वस्तु की एक्स की जो खरीदी गई है ना, ये तो कीमत हो गई, ये खरीदी गई कीमत हो गई, इतनी कीमत थी, और यहाँ पे जो हमने खरीद गई मात्रा, कितनी मात्रा हमने खरीदी, पी वाई वस्तु की वाई कीमत, ठीक है, वाई वस्तु वाई की खरीदी गई कीमत। देखिए एक्स वाई की कीमत और एक्स की खरीदी गई मात्रा है ना, हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी, यहाँ पे वाई की कीमत है और उसकी खरीदी गई मात्रा, हमने कितना खरीदा, ठीक है, क्वांटिटी। अब एम है उपभोक्ता की कुल आय, उसकी आय कितनी है, उपभोक्ता की टोटल आय कितनी है, खरीदी गई कीमत दे दी गई, मात्रा दे दी गई कि हमने कितनी मात्रा खरीदी, वस्तु वाई की कीमत दे दी गई, मात्रा खरीदी गई, अब उसकी टोटल आय कितनी है। उपभोक्ता की बजट की जो विशेषता है वो हम देखते हैं, सीमित संसाधन, उपभोक्ता की आय सीमित होती है, इसलिए वह अनंत वस्तुएं नहीं खरीद सकता। उपभोक्ता की जो आय होती है वो कैसी होती है, सीमित होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि भाई आपके यहाँ सैलरी कैसी आती है, सीमित आती है, 20,000 आई, 25 आई, 60,000 आई, लेकिन ये है कि भाई हमारे पास इतनी ही आई है और इसी में से हमको करना है, तो उसको चीजें तो आपके अनंत है, भाई आपके पास आया 60,000 है, लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो कितने के, सीधे 80,000 के हैं, तो वो 20,000 कहाँ से आएंगे। तो आपके पास जो आय है वो बहुत सीमित है, कम है, और उसी आय से आपको अनंत वस्तुएं नहीं खरीद सकते, भाई आप वस्तुएं बहुत सारी नहीं खरीद सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि भाई हमारे पास आय तो 60,000 है और हमारे खर्चे 80 है, तो ये कैसे मैनेज होगा। तो आप बहुत सारी वस्तुएं नहीं खरीद सकते, वो खरीद सकते हैं जो आपके लिए अभी जरूरी है, ठीक है। अभी आपने इस महीने में आपको क्या क्या जरूरी है, भाई आपको लगेगा कि इस महीने में हमारी स्कूल की फीस है, ट्यूशन की फीस है, ये ज्यादा जरूरी है, कोई बीमार है तो उसकी दवाई करना, तो उस पर आप खर्च करेंगे, ठीक है। अब विकल्पों की आवश्यकता, सीमित आय के कारण उपभोक्ता के बीच चुनाव करना पड़ता है। अब विकल्प की समस्या कब आती है, देखिए यहाँ पे तो हो गया सीमित संसाधन, संसाधन कैसे है, सीमित है, कम है, आय कैसी है, कम है, और उससे हमें उसी में से करना है, हम उसमें से बहुत सी अनंत मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है वो वस्तुएं हम नहीं खरीद सकते। विकल्प मतलब हमारे पास चॉइस की समस्या आती है कि सीमित आय, कम आय है, पैसे कम है, उसके कारण उपभोक्ता की वस्तुओं के बीच जो हमको चुनाव करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, जरूरी है ज्यादा, हमने दो वस्तुओं में चॉइस करना पड़ता है हमें, तो हमारे सामने विकल्प की एक समस्या आ जाती है चुनाव की। ये है एक सीधी रेखा होती है, कैसी होती है, सीधी रेखा। अब सीधी रेखा कैसी होती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ठीक है। इसका ढाल मूल्य अनुपात px py के बराबर होता है, कैसा होता है, px और py के बराबर। यदि आय बढ़ती है तो बजट रेखा समानांतर ऊपर की ओर खिसक जाती है, अगर आपकी आय बढ़ती है तो क्या होता है, बजट रेखा खिसक जाती है। भाई अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आप पैसे ज्यादा खर्च करेंगे, है ना, ज्यादा सामान लेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ खिसक जाती है, ऊपर की ओर खिसक जाती है, ठीक है। ये हमने जैसा भी बनाया तो देखा आपकी कैसे भाई जाती है, ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। यदि किसी वस्तु का मूल्य बदलता है तो बजट रेखा का झुकाव, स्लोप बदल जाता है ना। अगर किसी वस्तु का प्राइस बदलता है, प्राइस चेंज होता है, कीमत बढ़ती है या घटती है, तो क्या होता है कि बजट रेखा का झुकाव हो जाता है ना। जैसे मैंने ये दो आपको बताई कि ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, तो स्लोप बदल जाता है, ठीक है। चलिए, बजट रेखा, उपभोक्ता का बजट वस्तुओं के उन सभी संयोजनों का समूह है ना। संयोजन अभी हमने लास्ट टॉपिक में भी बात की कि संयोजन क्या होते हैं, वस्तुओं का संयोजन का समूह है जिन्हें वह अपनी पूरी आय से खरीद सकता है, ठीक है। उसके पास जो आय आती है, जो उसके पास पैसे आते हैं, उन पैसों से वो खरीद सकता है जो उसके लिए जरूरी हो और उसकी बजट लाइन के अंदर हो, ठीक है। अब बजट सेट कैसे बनाता है वो, उन सभी वस्तुओं के संयोजनों का समूह जिनकी कुल कीमत उपभोक्ता की आय से कम होती है या बराबर होती है। अब बजट सेट उसका कैसा हो कि देखिए, या तो उपभोक्ता की आय के बराबर हो या फिर उससे कम हो, तभी वो मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए उसकी आय 40,000 है, तो 40,000 के अगर ऊपर होगा तो वो कैसे खर्च करेगा, या तो 40,000 के बराबर हो या फिर उससे कम हो, तो ही अपना वो उसका बजट सेट जो रहेगा वो ऐसा रहेगा कि या तो उसकी आय के बराबर हो या फिर उसकी आय से कम हो, ठीक है, तभी वो खरीद सकता है। बजट रेखा का झुलाव, स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। अब स्लोप देखिए, px और py यह दर्शाता है कि उपभोक्ता एक वस्तु को छोड़कर दूसरी कितनी खरीद सकता है ना। जैसे हमने बताया कि संयोजन होगा, बंडल बनेंगे दो, मान लीजिए एक केले का बंडल हो गया, एक सेब का बंडल हो गया। अब उसको ये चॉइस करना है कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा, हमें केले का बंडल ज्यादा खरीदना है, सेब का कम खरीदना है, कि सेब का ज्यादा खरीदना है, केले का कम खरीदना है, इस प्रकार से, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल था कि उपभोक्ता एक वस्तु को छोड़कर दूसरी की कितनी मात्रा खरीद सकता है। अब बजट रेखा और मूल्य अनुपात का आरेख, उदाहरण मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय
m बराबर 4 है और 0x का मूल्य px 8 प्रति इकाई है और वस्तु y का मूल्य जो है py 4 प्रति इकाई है। तो बजट रेखा का जो समीकरण कैसे बनेगा, 8x प्लस 4y और इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु जो है हमने एक बजट संयोजन तैयार किया। यहाँ पे इस चार्ट में आप देखिए तो पेन और पेंसिल का ही है। ठीक है, अब देखिए कि जैसे वस्तु हो गई, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, स्केल हो गया। ठीक है, कुल खर्च कितना है 101। अब यहाँ पे देखिए जो अनुमानित इसकी कीमत थी, जो प्राइस था इसका क्या था कि पेन था 10 रुपए का, पेंसिल थी 5 रुपए की और इरेजर था 3 रुपए का, शार्पनर था 5 रुपए का और स्केल थी 10 रुपए की। तो मात्रा कितनी खरीदी गई कि हमने पेन कितना खरीदा, 5 खरीदा, पेन कितना खरीदा 5, तो कितना हो गया यहाँ पे 50 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल जो हमने खरीदी वो कितनी खरीदी 6 रुपए, कितनी हो गई 30। तीन जो था हमने जो रेजर है वो कितना खरीदा 2, तो ये कितना हो गया 6, 3 दूनी 6, 6 2 जा 6 है ना, 5 6 जा 30। यहाँ पे हमने जो है खरीदा क्या शार्पनर, शार्पनर कितना खरीदा 1 खरीदा, 5 1 जा 5। और यहाँ पे हमने खरीदा स्केल, स्केल भी कितना खरीदा हमने 1 खरीदा, तो 10 1 जा 10। तो एक स्केल खरीदा कितने का 10 रुपए का। कीमत ये दी हुई है, आपकी अनुमानित कीमत है कि इतनी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मात्रा हमने कितनी खरीदी, भाई कितनी चीज खरीदी हमने, पेन खरीदा 5, 10 पेंसिल 6 पेंसिल खरीद ली और प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ हमने देखा कितना हमारा कुल खर्च हुआ कि 50 रुपीज का, ये 30 रुपीज का, 6 और 5 और 10 और टोटल कितना कुल खर्च हो गया हमारा 101 रुपए। ठीक है, इस तरह से हमने ये एक जो संयोजन है कि भाई पेंसिल और पेन है और पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर जो दिया है सब कुछ, स्केल है, तो ये सब हमें खरीदना है और हम किस प्रकार से उसको खरीदते हैं, किस प्रकार से एक संयोजन बनता है, किस पे हमको कितने पैसे खर्च करने हैं, फिर हमने देखा कि हमारे टोटल पैसे कितने खर्च हो गए। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास आपको यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं इसको, बजट का वर्गीकरण सिंपल तरीके से, आवश्यक खर्च। ठीक है, यहाँ पे आवश्यक खर्च, मान लीजिए कि पेन पेंसिल इरेजर पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, एक बार का खर्च, वन टाइम जो हम खर्च करते हैं। स्केल है, शार्पनर है, इसको हम बार बार नहीं खरीदते क्योंकि ये तो चलते हैं, शार्पनर तो खत्म नहीं होता है ना, इरेजर है पेंसिल है वो तो हम छीलते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, तो बार बार नहीं खरीदे जाते। दोहराया जाने वाला खर्च जो हम बार बार खरीदते हैं, दोबारा पेन और पेंसिल, पेन भी खत्म हो जाता है फिर पेंसिल भी, तो उसको हम बार बार खरीदते हैं। ठीक है, तो बजट का हमने जो वर्गीकरण किया वो इस प्रकार से किया। ठीक है, अब बजट रेखा का आरेख जो बनता है वो कैसे बनता है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एक आरेख ऐसा भी बन सकता है और एक नीचे स्लोप आएगा वो। ठीक है, अब एक्स अक्ष हो गया, ये वाई एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, अब जो सीधी रेखा ये गई ऊपर की ओर। ठीक है, जब व्यक्ति की आय बढ़ती है और वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है, ठीक है अपने, अब ऊपर दिए गए आरेख में प्रत्येक बिंदु ए से एफ एक संयोजन को दर्शाता है ना, एफ। और जहां उपभोक्ता अपनी पूरी आय खर्च कर देता है, क्या करता है, जहां उपभोक्ता अपनी पूरी आय खर्च कर देता है। इसका अर्थ है कि रेखा का ढाल स्लोप पी एक्स पी वाई -8/4 -2। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता को एक अतिरिक्त इकाई वस्तु एक्स प्राप्त करने के लिए 2 इकाई वस्तु वाई की त्याग करनी होती है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया पेन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया पेंसिल, ठीक है, अब पैसे हमारे पास कितने हैं 10 रुपए, पैसे कितने हमारे पास 10 रुपए, 2 4 5, ठीक है। अब उस 10 रुपए में से हमें क्या करना है, पेन और पेंसिल खरीदना है। अब पेंसिल कितने की है, मान लीजिए कि यहाँ पे पेन अगर हम ले तो 10 रुपए में हमें 2 पेन मिल रहे हैं, ठीक है, और 10 रुपए में हमें पेंसिल 3 मिल रही है, ठीक है। लेकिन हम अपना बजट कैसे, मान लीजिए कि हम सोचते हैं कि चलो हम क्या करते हैं कि पेन ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, पेन हमने ले लिया 2 और पेंसिल ले लिया 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पैसे कितने हैं 10 रुपए, हमने पेन ले लिया 2 और पेंसिल की जो संख्या है उसको कम कर दी। या फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हम 1 पेन ले सकते हैं, 2 पेंसिल ले सकते हैं। एक यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हम 3 पेन ले सकते हैं, 1 पेंसिल
पेंसिल ले सकते हैं 4 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मतलब हमारा कुछ भी जो हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पेन है, पेन हमने ज्यादा ले लिया, पेंसिल कम ले लिया, पेंसिल ज्यादा ले लिया, पेन कम ले लिया, फिर हमने यहाँ पे पेन की मात्रा और बढ़ा दी और पेंसिल की कम कर दी। तो हम यहाँ पे जब हम कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने 2 पेन लिया और 1 पेंसिल लिया, तो यहाँ पे हमने त्याग किया, है ना, हमने पेन ज्यादा लिया और पेंसिल कम लिया, तो हमने 1 इकाई का इसके त्याग किया। यहाँ पे हमने पेन कम लिया, पेंसिल ज्यादा लिया, तो हमने यहाँ पे भी त्याग किया, है ना। तो हमें अगर कोई 2 वस्तुएं हैं, जो 2 वस्तुओं का संयोजन है, उसमें से अगर हमें कोई वस्तु खरीदनी है तो ज्यादा खरीदने तो एक वस्तु का हमें त्याग करना है, क्योंकि पैसे तो हमारे पास उतने ही है और उसी पैसे में से हमें खरीदना है, उसी पैसे में से हमें अपना बजट बनाना है, तो हमें फिर एक वस्तु को खरीदने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि 2 इकाइयां वस्तु की जो बाई की है वो त्याग करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हमें जैसे हमें मान लीजिए हमें 10 रुपए हैं, हमें 10 रुपए में से हमें पेन लेना है, तो हमने पेन ले लिया, 4 पेन ले लिया, 3 पेन ले लिया और फिर हम यहाँ पे 4 पेंसिल ले लिए। अगर हमें लगता है कि भाई पेंसिल ज्यादा, तो हमने 4 पेंसिल की इकाइयां कम कर दी, पेन की ज्यादा ले ली। तो इस तरह ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बजट कैसा है और हमें क्या चीजें ज्यादा जरूरी किस प्रकार से हम खरीद सकते हैं, ठीक है। अब बजट रेखा उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय में से खरीदता है। अब वो जितनी वो उपभोक्ता के पास आय है, पैसे हैं, तो उस संयोजन को दर्शाता है जो वो अपनी आय से खरीद सकता है, ठीक है। मूल्य अनुपात जो प्राइस रेशियो है PX/PY और 8/4 और =2, यह दर्शाता है कि बाजार में 1 इकाई वस्तु X के बदले 2 इकाई वस्तु Y की कीमत है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने 1 इकाई वस्तु बाजार में 1 इकाई वस्तु X के बदले 2 इकाई वस्तु Y की कीमत है ना, उसके बदले उसकी, तो फिर हम क्या करेंगे कि वो कम करके इसको खरीदेंगे या फिर इसको कम करके उसको खरीदेंगे, ऐसा करेंगे। अब आय और खर्चों का हिसाब रखना, आय और खर्चों का किस प्रकार से हिसाब रखना, क्या आप अपनी मासिक आय और खर्चों को फिर से समायोजित करना चाहते हैं, जैसे कि आय बढ़ने पर खर्चों की सीमा में बदलाव, ठीक है। जैसे आपकी आय बढ़ती है तो आप क्या करते हैं भाई, आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, आपकी अगर पेमेंट ज्यादा आती है, आपके पेरेंट्स की अगर पेमेंट ज्यादा है तो फिर आप क्या करते हैं, आप ज्यादा खर्च करने लगते हैं, आपके पेरेंट्स भी ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा चीजें खरीदने लगते हैं। तो आपकी जो मासिक आय होती है, जो मंथली इनकम होती है ना, और खर्चों को फिर से समायोजित आप करना चाहते हैं, और वो किस प्रकार करते हैं, अगर आपकी आय बढ़ी है तो खर्चों की सीमा में भी बदलाव आता है, ठीक है। नए खर्चीले क्षेत्र जोड़ना या हटाना, क्या आप कुछ नई श्रेणियां जोड़ना चाहते हैं, जैसे हेल्थ केयर, शिक्षा, मनोरंजन आदि, या फिर कुछ पुरानी श्रेणियां हटाना चाहते हैं। मान लीजिए हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ी है तो आप कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ का के केयर के ऊपर पैसे खर्च करना चाह रहे हो, शिक्षा के ऊपर ज्यादा करें, या फिर मनोरंजन के लिए आप ज्यादा पैसे खर्च करना चाह रहे हो, और पुरानी चीजों में से कुछ हटाना चाह रहे हो और नई चीजों को ऐड करना चाह रहे हो, है ना, क्योंकि आपकी इनकम अगर बढ़ी है तो उसमें भी बदलाव आएगा। बचत और निवेश का लक्ष्य हो सकता है, क्या आप अपने बचत लक्ष्य को बढ़ाना, भाई आप उनका पैसे, एक ये भी चीज हो सकती है कि अगर आपके पैसे आय बढ़ी है तो आप सोचेंगे हम ज्यादा बचत कर लें, ज्यादा पैसे बचा लें जो हमारे भविष्य में काम आएगा, या हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे कहीं, जैसे कि आप भविष्य के लिए ज्यादा बचत करना चाहते हैं, निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला कि भाई भविष्य के लिए मतलब आप उसको सेव करना चाहते हैं और कहीं निवेश करना चाहते हैं, है ना, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। ऋण या उधारी का भुगतान, क्या आपने किसी से ऋण या उधारी को जल्दी चुकाने का लक्ष्य, मान लीजिए आपने किसी से उधार ले लिया, ऋण लिया है, तो आप उसको भी चुकाएंगे अगर आपकी पेमेंट ज्यादा आ गई है, तो आपको उसके लिए बजट में बदलाव करना हो, तो अपने बजट में क्या करना होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। आपातकालीन, क्या आप आपातकालीन फंड जैसे पैसे की योजना बनाए, आपके ऊपर कोई अचानक से परेशानी आ गई, बीमारी आ गई, कुछ अचानक ही हो गया, उसके लिए आपको पैसे अपने बचा के रखने पड़ेंगे कि भविष्य में कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप पैसे अपने बचा कर रख सकते हैं। तो इतनी सारी सिचुएशन हो गई। अब बजट सेट में बदलाव के 2 कारण हो सकते हैं। अब बजट सेट में बदलाव कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ध्यान से कि उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर इनकम, जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका बजट सेट भी बदल जाता है, ठीक है। भाई आय बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो बजट सेट है वो भी बदलेगा।
वो ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा चीजों को खरीदेगा, सेव करेगा, मतलब बहुत सारी चीज हो जाती है। अगर व्यक्ति की आय ज्यादा हो जाती है तो अपनी खर्च की क्षमता को बढ़ा देता है, वो ज्यादा खर्च करने लगता है। पैसे अगर बढ़ गए, मान लीजिए 30,000 से सीधे आपके यहाँ सैलरी 50,000 हो गई, तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे, है ना। और बहुत सी चीजें आप खरीदेंगे, मान लीजिए कुछ महंगी वस्तुएं ऐसे हैं जो आप पहले नहीं खरीद पा रहे थे, फिर आप खरीदेंगे और ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं। अगर आय कम हो जाती है तो व्यक्ति अपने खर्चे को क्या करता है, कम कर लेता है और कुछ चीजें खरीदने में असमर्थ हो जाता है। मान लीजिए अब पैसे कम हो गए, 50,000 की जगह 30,000 ही इनकम अगर मंथली आ रही है, तो फिर वो क्या करेंगे कि उस अपने खर्चे को और कम कर देंगे, क्योंकि पैसे तो कम हो गए, तो फिर वो चीजों को भी खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं, मतलब वो नहीं खरीद पाते। वस्तुओं की कीमत, एक तो हमारा हो गया उपभोक्ता की आय, ठीक है। जो बजट सेट में जो बदलाव होता है उसके दो कारण जो है, तो एक तो हो गया कि उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर इनकम। सेकंड हो गया कि वस्तुओं की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका प्रभाव बजट सेट पर भी पड़ता है ना भाई। किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो हमारा बजट सेट में भी तो बदलाव आएगा। और अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने में कठिनाई महसूस करता है। मान लीजिए आपकी इनकम तो है नहीं ज्यादा और वस्तुएं ज्यादा महंगी हो गई, तो फिर आप उसको खरीदने में कठिनाई महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसे कम होंगे। और अगर आप अपने खर्च को दूसरी चीजों पर लगा लेते हैं और वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो व्यक्ति उस वस्तु को ज्यादा खरीदता है, ठीक है। अब अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, वहीं पे उसको ज्यादा खरीदने लगता है, फिर उसको नॉर्मल लगता है क्योंकि उसके बजट में आ जाती है वो चीज, तो वो आसानी से खरीद लेता है, ठीक है। तो ये दो जो रीजन आपने देखे बजट सेट में बदलाव क्यों आता है, इसको बहुत मतलब ध्यान रखना है और अच्छे से इसको पढ़ना है कि भाई उपभोक्ता की आय के कारण और वस्तु की कीमत के कारण आता है, ठीक है। अब यह ग्राफ क्या दिखाता है कि जब व्यक्ति की आय बदलती है तो बजट रेखा कैसे बदलता है। अब देखिए आपके सामने ये ग्राफ है, आपको ये देखना है कि जब मतलब व्यक्ति की आय बदलती है तो बजट रेखा में बदलाव कैसे आता है, कैसे चेंजेस होते हैं। तो देखिए नीली रेखा जो है मूल आय 100 की स्थिति, जो आपको नीली रेखा ये दी गई है तो ये क्या बता रही है, ठीक है। हरी रेखा जो दी गई है तो आय बढ़कर 150 हो गई, बजट रेखा बाहर की ओर खिसक गई। भाई आय बढ़ गई है तो कहाँ चली गई, बाहर की ओर चली गई, ठीक है। हरी रेखा है जो ग्रीन ये लाइन है, ये आपको बता रही है कि भाई व्यक्ति की आय बढ़ी है, अब वो ज्यादा खर्चे कर रहा है, ठीक है। जो 100 वाली नीली स्थिति है वो तो सामान्य स्थिति है ना ज्यादा बढ़ी है और ना ही ज्यादा घटी है। और जो रेड लाइन है लाल रेखा, आय घटकर 70 हो गई है। अब यहाँ पर आपकी इनकम कैसी हो गई, कम हो गई है, आय घट गई है। तो ये जो तीन लाइन है तीन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, तीन चीजों को बता रहे हैं कि भाई जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका बजट कैसा हो जाता है, जब सामान्य रहती है आय तो कैसा होता है, और जब बजट आय कम हो जाती है तो क्या रहता है। तो जो तीन लाइन है इसको बता रही है, तो ये ग्रीन लाइन और ब्लू, ग्रीन और रेड, ठीक है। तो हमारी जब आय बढ़ी तो ये बाहर की ओर खिसक गई, और जो नॉर्मल थी, जो मतलब ना बढ़ी ना घटी, तो ये बीच में आ गई, और जो घट गई वो एकदम रेड अंदर आ गई लेफ्ट में, तो उधर राइट खिसक गई और ये वाली लेफ्ट में। बजट रेखा अंदर की ओर खिसक गई। इससे साफ होता है कि आय में परिवर्तन से बजट रेखा समानांतर रूप से स्थानांतरित होती है। अब इससे क्या साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हमारी आय में परिवर्तन हुआ है तो बजट रेखा भी स्थानांतरित हो जाती है। मतलब स्थानांतरित मतलब कि जगह बदल जाती है उसकी, एक जगह से दूसरी जगह वो खिसक जाती है। तो अगर आय बदलेगी तो रेखा भी खिसकेगी, है ना, क्योंकि व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो ज्यादा खर्चे करेगा, कम होगी तो वो अपने खर्चे कम कर देगा, है ना। इस प्रकार से बजट रेखा जो है वो खिसक जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है। ये ग्राफ दिखाता है कि जब वस्तु x की कीमत बदलती है, अब ये ग्राफ भी आप देख लीजिए कि ये ग्राफ ये दिखाता है कि जब x वस्तु की कीमत बदलती है तो बजट रेखा कैसे प्रभावित होती है ना। जब x वस्तु, मान लीजिए कि कोई x वस्तु है और उसकी जो कीमत है वो बदल रही है, चेंज हो गई है, तो बजट रेखा कैसे प्रभावित होती है। एक नीली रेखा, हरी रेखा और लाल रेखा, यहाँ पे भी आप देखिए कि नीली रेखा x की मूल कीमत 1 रुपए है ना, नीली रेखा, ठीक है, यहाँ पे 10 रुपए। हरी रेखा x की कीमत घटकर 5 हो गई, हरी रेखा x की कीमत घटकर कितनी हो गई, 5। और दूसरा लाल रेखा x की कीमत बढ़कर कितनी हो गई, 20। कितनी हो गई, 20। तो अब यहाँ पे इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि एक वस्तु की कीमत में बदलाव से बजट रेखा का झुकाव स्लोप बदल जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर एक वस्तु की कीमत में बदलाव आ जाता है, एक वस्तु की प्राइस में बदलाव आता है, तो बजट रेखा किस तरह से खिसक जाती है, उसका स्लोप कैसे बदल जाता है, किस तरह से उसका झुकाव हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। अभी हमने लास्ट में क्या देखा, ये वाला देखा, ये देखिए सीधी रेखा जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जब
चेंज आया तो क्या हुआ, जब भाई कीमत घट गई, कीमत बढ़ गई और एक मतलब जो मूल कीमत है, जो एक पहले का प्राइस था वो ये हो गया, है ना, नीली रेखा जो हो गई ये तो सामान्य प्राइस हो गया। यहाँ घटना और बढ़ने की जो बात हो रही है कि ये बढ़ गया और ये घट गया, तो इसका स्लोप कैसे चेंज हो गया, है ना। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे, और इसका प्रॉपर आपको कर्व बनाना है और पूरा इसको फिर अच्छे से डिफाइन करना है कि ये रेखा क्यों खिसकी बाहर की तरफ, लेफ्ट क्यों हुई, राइट में क्यों खिसकी, कि आय में परिवर्तन हुआ तो ऐसा हुआ, जो उसकी आय बढ़ी तो क्या हुआ, घटी तो क्या हुआ, जो उसकी मूल सामान्य आय थी उस पर रेखा कैसी हमारी आएगी, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि इसको आप एक्सप्लेन करें, और ये चैप्टर मुझे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। तो बजट जो है वो, ये जो बजट जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर बनते हैं। तो ये आपको कर्व के साथ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, पूरा प्रॉपर बनाना है कर्व अपनी कॉपी में और उसको फिर डिफाइन करना है। कंज्यूमर का गोल सिंपल है, अपने पैसों का बेस्ट यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन के साथ। थैंक यू।